ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, कैसे हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, उसको हम क्लिनिकल अप्रोच के साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा हम लैबोरेटरी अप्रोच इसमें नहीं रखेंगे हैं। तो बैक्टीरियोलॉजी में बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, आप जानते हैं कई बार ऐसा होता है कि हमें इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत डिसीजन लेना होता है कि कौन सी बैक्टीरिया हो सकती है। तो इसलिए थोड़ी सी और अच्छी जानकारी के लिए ज़रूरी है कि हम जान सकें कि कैटलेज टेस्ट क्या होता है, जिसके आधार पर स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस के बीच में। आज स्टेफाइलोकोकस के बारे में बात करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। शोले मूवी की तरह कैसे आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत वास्ट मेजॉरिटी के कुछ लोगों के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये पान सिंह तोमर के जैसा मिमिकिंग करता है। नमस्कार, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के बारे में। एक ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, कैसे हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, उसको हम क्लिनिकल अप्रोच के साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा हम लैबोरेटरी अप्रोच इसमें नहीं रखेंगे। हम कुछ इस तरीके से इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि बीमारियों को कैसे हम पकड़ सकें उसके आधार पर। तो आपको जानकारी है कि हमारी बॉडी में पैथोलॉजिकल कंडीशंस या तो बैक्टीरिया की वजह से, या फिर फंगस की वजह से, या फिर वायरस की वजह से इन्वॉल्व होता है। तो बैक्टीरिया आप जानते हैं, वायरस आप जानते हैं, फंगस आप जानते हैं, इसके अलावा ऑटो इम्यून कंडीशंस भी हमारी बॉडी के पैथोलॉजिकल कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आज का जो मेन कल्प्रिट है वो है बैक्टीरिया के भीतर स्टेफाइलोकोकस। आप ये भी सुनते आए हैं कि स्किन के इन्फेक्शन हो या फिर हमारे बॉडी के सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट की बात हो, उन सारे मामलों में स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन इसको इन्वॉल्व करता है। तो कैसे हमारे बॉडी में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको जानने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं और इनके इन्फेक्शन को ठीक करने का तरीका क्या हो सकता है, उसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा समझते हैं। तो बैक्टीरियोलॉजी में बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, आप जानते हैं कई बार ऐसा होता है कि हमें इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत डिसीजन लेना होता है कि कौन सी बैक्टीरिया हो सकती है। कई बार हमारे पास स्पेसिमेन आता है, हम ग्राम स्टेनिंग के बाद ही तुरंत कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक चलाना चाहिए। तो इस आधार पर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग बहुत ही ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 6 हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और इसमें कोकस यानी स्फेरिकल शेप वाली बैक्टीरिया के तहत हम पढ़ते हैं स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में। इसमें हमें जानकारी थोड़ी सी इस बात की होनी चाहिए कि जो कैटलेज पॉजिटिव टेस्ट की जो प्रॉपर्टी होती है उसी के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर कैटलेज पॉजिटिव एक्टिविटीज किसकी होती है और कैटलेज नेगेटिव प्रॉपर्टी किसकी होती है, उसके आधार पर डिवीजन बनाने की कोशिश की गई है। देखा जाए तो ये जो कैटलेज टेस्ट होता है, इसके आधार पर हमारे बॉडी में मैक्सिमम इन्फेक्शन कॉज करने वाले ये बैक्टीरिया कैटेगराइज किए जाते हैं। स्टेफाइलोकोकस जो ग्रुप है, इसमें कैटलेज पॉजिटिव एक्टिविटीज देखी जाती हैं, जबकि कैटलेज नेगेटिव एक्टिविटीज स्ट्रेप्टोकोकाई के भीतर देखने को मिलती है। हम यहाँ पर पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं क्लिनिकली कैसे हम इस पर अपना अप्रोच बना सकते हैं। यहाँ कोकाई के ये जो ग्रुप हैं देखने में तो छोटे हैं, लेकिन बहुत बड़ी स्टडी हमें यहीं पर करनी होगी। बात करें बैसिलाई की तो बैसिलस यानी आप समझ सकते हैं ये थोड़े से रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं। इसमें मेन डिवीजन स्पोर फॉर्मेशन या नॉन स्पोर फॉर्मेशंस के आधार पर किया गया है। अगर हम बात करें स्पोर फॉर्मेशन की तो स्पोर फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को फर्दर हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक एरोबिक वो बैक्टीरिया है या एनएरोबिक वो बैक्टीरिया है। अगर हम इस आधार पर बात करते हैं तो एरोबिक बैक्टीरिया बैसिलाई, बैसिलस, लिस्टीरिया और डिप्थीरिया, इसके 3 बड़े एग्जाम्पल बनते हैं। वहीं क्लोस्ट्रीडियम एनएरोबिक की कैटेगरीज में
आता है। उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। बैसिलस यानी रॉड शेप की जो बैक्टीरिया होती है उसे स्पोर फार्मिंग और नॉन स्पोर फार्मिंग में डिवाइड किया जाता है। इसमें जो स्पोर फॉर्म करने वाले बैसिलाई यानी रॉड शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो एरोबिक हैं या एनएरोबिक, ये दो बड़े डिवीजन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। नाम कैसे याद करेंगे ये स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया का, तो उसके लिए मैंने कोड बनाया है। आपको पता होगा दुनिया भर में बहुत ही फेमस एक टूरिज्म बेस्ड वेबसाइट है एयरबीएनबी। उसी के नाम को लेकर के अगर आप देखें तो एयरबीएलडी एयर क्लोज ऐसे करके आप कर सकते हैं। एयरबीएनबी एक साइट है, बहुत ही पॉपुलर साइट्स है, दुनिया भर में बहुत फेमस है। उसी के आधार पर आप एयरबीएलडी बीएनडी की जगह बीएलडी कह दें और एयर क्लोज कर दें तो आपको ऐसे समझ में आएगा कि जो एयर वाले जो हैं वो बीएलडी हैं, बैसिलस, लिस्टीरिया और डिप्थीरिया। वहीं एयर क्लोज किसके लिए है? एयर क्लोज है यानी एनएरोबिक है, कौन? क्लॉस्ट्रीडियम। तो इस तरीके से इसके डिवीजन के बारे में हम एक अनुमान बना सकते हैं। तो स्पोर फॉर्मिंग में एनएरोबिक हो गया और एरोबिक हो गया। एयर बीएलडी एयर क्लोज मींस एनएरोबिक क्लॉस्ट्रीडियम। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। बात करें नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया, नॉन स्पोर फॉर्म करने वाले बैक्टीरिया या तो ब्रांचिंग होंगे, अगर वो स्पोर नहीं बना रहे हैं तो आप लॉजिकली सोच सकते हैं कि ये ब्रांचिंग रख सकते हैं, ये ब्रांचिंग इनमें देखने को मिल सकती है क्योंकि ये ग्रो कर सकते हैं। जब स्पोर फॉर्म कर लेते हैं तो इनको ग्रो करने का उतना मौका मिलता नहीं है। वहीं नॉन ब्रांचिंग जो होंगे वो सामान्य अपने स्ट्रक्चर को बनाए रखेंगे। तो इसमें कौन सा होता है? ब्रांचिंग में आगे चल करके आप कई बार जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि नॉन स्पोर फॉर्म करने वाले ब्रांचिंग वालों में से नोकार्डिया और एक्टिनोमाइसिटीज करके बैक्टीरिया यहाँ पर शामिल किए गए हैं। इसमें एरोबिक और एनारोबिक के तहत नोकार्डिया को एरोबिक और एक्टिनोमाइसिटीज को एरोबिक के एनएरोबिक के तहत रखा गया है। बात करें नॉन ब्रांचिंग बैक्टीरिया जो कि नॉन स्पोर फार्मिंग बैसिलाई के तहत हम स्टडी करते हैं, दोज बैसिलाई that have non-spore farming property and non-branching that are examples having listeria and corynebacteria। इस तरीके से हम यहाँ तक इसकी स्टडी कर चुके हैं। हम इसके बारे में इतनी सारी डिटेल में बात कर रहे हैं। हमें तो पढ़ना था, क्या पढ़ना था? हमें तो पढ़ना था स्टेफाइलोकोकाई, हमें तो आज पढ़ना था स्टेफाइलोकोकाई, लेकिन थोड़ी सी स्टडी हम बार बार इसकी करेंगे ताकि बैक्टीरिया के पूरी स्टडी को हम ग्रिप में रख सकें। तो हम यहाँ पर बात कर चुके हैं सामान्य तौर पर ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए एक स्पेशल एंटीबायोटिक की खोज हुई थी। दुनिया भर में जो सबसे पहला एंटीबायोटिक खोजा गया था पेनिसिलिन, वो बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही फोकस करते हुए अपना काम कर रहा था। तो ये बहुत ही पॉपुलर एक डिस्कवरी थी जिसने सिफिलिस जैसे मामलों के लिए हमारे ट्रीटमेंट के नए रास्ते खोले थे। याद है? ट्रिपेनोसोमा नहीं बल्कि ट्रिपोनिमा पैलिडम आपको बोलना है। तो ट्रिपेनोसोमा नहीं, ट्रिपोनिमा पैलिडम के द्वारा। तो वो भी एक पहली ऐसी खोज थी जिसमें पेनिसिलिन को खोजा गया और उसके द्वारा सेल वॉल के स्ट्रक्चर को डैमेज करने की कोशिश की। बाद में ये पता चला कि जो पेनिसिलिन था ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज पर बहुत अच्छे से काम करता है। शुरुआती कोशिश जो थी वो जो भी पेनिसिलिन बनाए गए थे वो आईवी रूट से दिए जाते थे। ये बात मैं फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप में क्लिनिकल अप्रोच डेवलप हो इसलिए थोड़ा सा एफर्ट हम यहाँ पर डाल रहे हैं। तो आप इस तरीके से समझें, ये सेल वॉल के स्ट्रक्चर को डैमेज करता था। स्टार्टिंग में तो ये आईवी रूट से ही दे सकते थे, बाद में इसके स्पेक्ट्रम को बड़ा किया गया। कैसे? कोशिश की गई कि इसकी संरचनाओं में ऐसे बदलाव लाए जाएं, पेनिसिलिन ग्रुप के मेडिकेशंस में ऐसे बदलाव किए जाएं जिसके द्वारा न सिर्फ हम ग्राम पॉजिटिव बल्कि ग्राम नेगेटिव को भी कवर कर लें। इतना ही नहीं, जो आईवी रूट से मेडिकेशंस दी जाती थीं, कोशिश किया गया कि अब उसे हम ओरल रूट से दे सकें। ओरली ऐसे मेडिकेशंस बनाए गए पेनिसिलिन ग्रुप से ही जो वास्ट लेवल पर काम करते हैं, जैसे एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन जैसे जो मेडिकेशंस हैं उनका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आता है। इसी तरीके से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को फोकस करते हुए मैक्रोलाइड्स, लेनोजोलिड, इतना ही नहीं, फर्स्ट जनरेशन का जो सिफेलोस्पोरिन था वो भी इसी मकसद से डेवलप किया गया था। चलते हैं, बात करते हैं
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मैक्सिमम बैसिलाई ही होते हैं। यहाँ पर जितने भी मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं वो सभी के सभी बैसिलस यानी रॉड शेप के ही होते हैं। अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव कोकाई के तो इसमें दो इंपॉर्टेंट हमारे सामने आते हैं, निजेरिया और मोरक्सेला। इनको लेकर के सवाल पूछे जाते हैं, कैसे सवाल बनता है इस पर हम बात करेंगे। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो शुरुआती प्रयास किया गया था उसमें अमीनो ग्लाइकोसाइड्स को लेकर के सोचा गया था। जैसे पेनिसिलिन को बनाया गया तो उसके लिए मकसद यह था कि हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करेंगे। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए अमीनो ग्लाइकोसाइड्स की डेवलपमेंट की गई थी। ये पेनिसिलिन से अपोजिट बहुत ही अच्छा काम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए करता है। बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेनिसिलिन में सुधार किया गया, ये ग्राम पॉजिटिव के अलावा ग्राम नेगेटिव को भी कवर करने लगे। ऐसे ही अमीनो ग्लाइकोसाइड्स ग्रुप के जो मेडिकेशंस हैं इनमें शुरुआती दौर में तो ग्राम नेगेटिव के लिए वो बहुत अच्छे से काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार किया गया और ग्राम पॉजिटिव की कवरेज भी इसमें होने लगी। इसी तरीके से आप देखेंगे सेफेलोस्पोरिन जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और आगे के फोर्थ जनरेशन वाले जो मेडिकेशंस हैं सेफेलोस्पोरिन के, वो बेसिकली काम करते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए। वर्तमान समय में हमारी जो कोशिश होती है वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों को कवर करने की होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो कोकाई है तो मैक्सिमम कोकाई ग्राम पॉजिटिव ही होते हैं। अगर आप नेगेटिव की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें निजेरिया और मोरक्सेला ग्राम नेगेटिव कोकाई के तौर पर याद किए जा सकते हैं। अगर मैं कहूं बैसिलाई की तो मैक्सिमम जो बैसिलाई होते हैं वो ग्राम नेगेटिव ही हो। कौन से नहीं होंगे उस पर बात करें तो उसको कोड से याद किया जा सकता है, मैकडोनाल्ड्स के कोड से। किसके कोड से? मैकडोनाल्ड्स के कोड से। और इसमें आएगा माइकोबैक्टीरिया, एंथ्रैक्स, क्लॉस्ट्रिडियम, डिप्थीरिया और नोकार्डिया, एक्टिनोमाइसीज और लिस्टीरिया के बारे में हम इसके एग्जाम्पल्स के तौर पर याद कर सकते हैं। अभी हमने इन्हीं के बारे में तो यहाँ पर चर्चा किया था। यही तो बैसिलाई है। मैक्सिमम बैसिलाई तो मेडिकली जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं, लेकिन अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई की बात करें तो यही तो स्पोर फार्मिंग, नॉन स्पोर फार्मिंग कैटेगरीज के तहत हमने याद किया था ना। तो चलिए इतनी सारी बात हो गई, थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं हम बैक्टीरियोलॉजी की ही, क्योंकि स्टेफाइलोकोकस के लेवल पर डिस्कशन करने से पहले ये बैक्टीरिया का पहला हमारा स्टडी है, तो इसलिए थोड़ी सी और अच्छी जानकारी के लिए जरूरी है कि हम जान सकें कि कैटलेज टेस्ट क्या होता है, जिसके आधार पर स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस के बीच में हम डिफरेंसेस तैयार करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि बार बार हम बैक्टीरियाज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो इनके बीच में अंतर करना और एग्जैक्ट कौन सी बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज की है उसके बारे में अनुमान लगाना जरूरी होता है। तो देखा जाता है कि इसमें हम ग्रो करते हैं, सैंपल को लेते हैं, सैंपल से हम यहाँ पर ग्रोथ करते हैं, अगार प्लेट या जो भी न्यूट्रिएंट मीडियम होती है जिस पर बैक्टीरिया अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है, उस मीडियम को दे करके हम बैक्टीरिया को ग्रो कराने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर स्लाइड्स पर सैंपल को रखते हैं और उसके ऊपर 3% H2O2 डालते हैं। अगर बैक्टीरिया के पास कैटलेज एंजाइम को रिलीज करने की एक्टिविटी होगी तो वो H2O2 को वाटर और ऑक्सीजन में रिलीज कर देगा। बात समझ में आया? तो कैटलेज जो एक्टिविटीज होती है ये बेसिकली एक एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है जिसके द्वारा हमें पता चलता है वो बैक्टीरिया कौन सी हो सकती है, कौन सी बैक्टीरिया कैटलेज एंजाइम की एक्टिविटीज रखती है। तो ये एक्टिविटीज रखने वाले हमारे एग्जाम्पल्स बनते हैं, कौन से? वो एग्जाम्पल बनते हैं स्टेफाइलोकोकाई। और अगर ऐसा होता है तो आपको बबल्स स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगा जहां कहीं भी कैटलेज पॉजिटिव एक्टिविटीज होंगी। इसके अगेंस्ट जब हम देखते हैं कैटलेज नेगेटिव, तो अगर कैटलेज एंजाइम की एक्टिविटी नहीं होगी तो किसी भी प्रकार के बबल्स डेवलप नहीं होंगे, जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो बैक्टीरियोलॉजी में हम स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस के बीच में अंतर करने के लिए एक तरीका अपनाते हैं। फिर हम बात करें ऑक्सीडेज एक्टिविटीज की, तो सारे बैक्टीरिया मैक्सिमम ऑक्सीडेज एंजाइम रिलीज करते हैं, उनके पास ऑक्सीडेज एंजाइम की एक्टिविटीज होती है। कुछ ही ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडेज नेगेटिव होते हैं। कौन से होते हैं ऑक्सीडेज नेगेटिव? तो ये ऑक्सीडेज नेगेटिव कहने का मतलब क्या है कि दीज बैक्टीरिया डोंट हैव ऑक्सीडेज एंजाइम activities. That's why they are known as oxidase negative bacteria, because they don't have oxidase enzyme activities. How can we learn about their name? इसके लिए हम यहाँ पर सिस का कोड बना सकते हैं। कैसे?
कोरैनिबैक्टीरियम, एंट्रोबैक्टीरियसी के मेंबर, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। तो अगर हम आपसे बात कहें तो यहाँ पर ऑक्सीडेज एक्टिविटीज तो दोनों के पास नहीं होती है, ऑक्सीडेज एंजाइम की एक्टिविटीज तो दोनों के पास नहीं होती है, लेकिन स्टेफाइलोकोकस के पास कैटलेज एंजाइम की एक्टिविटीज होती है। जो एक्टिविटी कैटलेज एंजाइम के स्टेफाइलोकोकस के पास होती है वो एक्टिविटीज स्ट्रेप्टोकोकस के पास नहीं होती है। ये इनके बीच के डिवीजन का कारण बनता है। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि ऑक्सीजन स्ट्रिक्टली किन बैक्टीरिया को जीने के लिए जरूरी होता है, वो कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए स्ट्रिक्टली ला का कोड हमें लास्ट में हम इसको सफिक्स जिसको हम कहते हैं ना, सफिक्स के जैसा लास्ट के नेम में आपको ला मिलेगा, जैसे ब्रूसेला, बॉर्डेटेला, लिजियोनेला और इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम, नोकार्डिया और स्यूडोमोनास का नाम हम यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। फिर बात करते हैं कैटलेज पॉजिटिव कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कैटलेज पॉजिटिव एक्टिविटीज रखते हैं। तो इसके लिए हम स्पेस का कोड याद कर सकते हैं। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का हम बहुत बड़ा एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा स्यूडोमोनास, एस्परजिलस, कैंडिडा और एंटेरोबैक्टीरियसी के मेंबर कैटलेज पॉजिटिव एक्टिविटी रखते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव कोकाई में स्टेफाइलोकोकस के पास तो ये एक्टिविटीज होती है, स्ट्रेप्टोकोकाई के पास कैटलेज की एक्टिविटीज नहीं होती है। ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई में कहें तो बैसिलस इस एक्टिविटीज को शो करता है, क्लॉस्ट्रिडियम इस एक्टिविटीज को शो नहीं करता है। तो स्पेस के कोड को तो हम याद करेंगे ही। यहाँ पर बैसिलाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अगर बैसिलस की बात करें तो वो कैटलेज पॉजिटिव एक्टिविटीज रखता है। लिस्टीरिया ये भी ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई होती है, ये भी इस एक्टिविटीज को रखती है। और ग्राम नेगेटिव बैसिलाई में एंटेरोबैक्टीरियसी ग्रुप के मेंबर्स इस एक्टिविटीज को रखते हैं। उम्मीद करता हूं आप हमारे जो हैंडमेड नोट्स हैं उससे इस एग्जाम्पल को याद कर पाएंगे। तो कैटलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया को कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए स्पेस का कोड हम बना सकते हैं दोस्तों, जैसे स्टेफ ऑरियस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस, कैंडिडा को याद रखेंगे। इसके अलावा क्रिप्टोकोकस भी हो सकता है, कोरैनिबैक्टीरियम भी हो सकता है, ई से ई कोलाई और इसके साथ ही दूसरे एंटेरोबैक्टीरियसी के मेंबर के नाम भी याद किए जा सकते हैं। और LMN ये लिस्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया और नोकार्डिया का नाम हम यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं जो कैटलेज पॉजिटिव एक्टिविटीज रखते हैं। तो ओवरऑल जो स्पेस का कोड है थोड़ा सा वास्ट हो जाता है। वास्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें LMN स्पेस का एग्जाम्पल हमें लेना होता है। LMN स्पेस याद रहेगा। चलिए फिर मैं आपको बताता हूं कि ये जो ऑक्सीडेज की एक्टिविटीज होती है उसका फंक्शन क्या होता है। अभी हम बार बार आपसे कह रहे थे ना, ऑक्सीडेज एक्टिविटीज सारे बैक्टीरिया रखते हैं, कुछ ही बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑक्सीडेज एक्टिविटीज नहीं रखते हैं, ऑक्सीडेज एंजाइम की एक्टिविटीज नहीं रखते हैं। तो इसमें देखा जाए तो आपको पता होगा ना कि ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हमें ऑक्सीडेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो जो ऑक्सीडेज टेस्ट कराया जाता है उसका मोटिव अल्टीमेटली यही होता है कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन जिसके द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है वो ज्यादा बेहतर तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। उस प्रोसेस में ऑक्सीडेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। अधिकतर बैक्टीरिया इस एक्टिविटीज को रखते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो इस एक्टिविटीज को नहीं रखते हैं। बस बात इतनी सी है। अब हमने करीब करीब शुरुआती 20 मिनट का डिस्कशन जनरल बैक्टीरियोलॉजी पे किया। जरूरी भी था ताकि हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो सीधे तौर पर बैक्टीरिया की आइडेंटिटी से संबंधित होते हैं उसके बारे में अपनी जानकारी रखें, इसलिए जरूरी था ये डिस्कशन। चलिए बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई की। तो इसमें स्टेफाइलोकोकस की हम बात करेंगे। आज स्टेफाइलोकोकस के बारे में बात करने से पहले कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। शोले मूवी की तरह कैसे आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत वास्ट मेजॉरिटी के कुछ लोगों के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। शोले मूवी में जिस तरीके से गब्बर को मारने के लिए सारे लोग पीछे पड़े हुए थे, वैसे ही हमारा जो शरीर है वो भी गब्बर की तरीके से ही है। ऐसी कल्पना करें कि हमारी आइडेंटिटी गब्बर की तरह है और हर कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, चाहे वो
ठाकुर साहब हों या उनकी बहू हो, अमिताभ बच्चन हो या फिर धर्मेंद्र हो या उनकी गर्लफ्रेंड हो। तो इस तरीके से हमारे शरीर को यानी गब्बर सिंह को मारने के लिए हर कोई पीछे पड़ा हुआ है। इस बात को कहने का मतलब क्या है? हमारा शरीर गब्बर जैसा है और इसको इन्फेक्शन कॉज करने के लिए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस यानी अमिताभ बच्चन और इन्हीं की गर्लफ्रेंड सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कॉज करने वाले बैक्टीरिया जो इसी के साथ रहते हैं वो तैयार रहते हैं। इसी तरीके से ये तो बहुत बड़ा ग्रुप हो गया जो इस आज के इस लेक्चर का हिस्सा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं अगले ग्रुप की तो उसमें आता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस वाले ग्रुप में आप देखेंगे अल्फा, बीटा और गामा हेमोलिसिस के आधार पर डिवीजन। क्या देखेंगे मेरे दोस्तों? स्ट्रेप्टोकोकस में आप देखेंगे अल्फा, बीटा और गामा हेमोलिसिस के आधार पर डिवीजन। तो इसमें जो अल्फा हेमोलिसिस होती है उसका एग्जांपल बनता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी अल्फा हेमोलिसिस वाले तरीके में आता है और ये भी बहुत बड़े लेवल पर हमें निमोनिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। खास तौर पर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का एक बड़ा कारण ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी वाले ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि इन पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए तो ये कौन से हैं? तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस है, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस ये भी अल्फा हेमोलिसिस दर्शाने वाला बैक्टीरिया है, जबकि ये जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई है ये बीटा हेमोलिसिस के भीतर से लिया गया एक एग्जाम्पल है। तो बीटा हेमोलिसिस के भीतर से कैसे इस एग्जाम्पल को लिया गया है और ये क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। यह बात क्यों हम शोले मूवी से जोड़ करके आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली में सारे के सारे मोर और लेस एक जैसे पैटर्न को दर्शाते हुए हमारे शरीर पर हमला करते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये जितने भी बैक्टीरिया आप एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, ये कैसे हार्म पहुंचाते हैं और कैसे हमारे शरीर में ये पहुंचते हैं, हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम कैसे इस बैक्टीरिया को फाइट करता है, उन सारी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसा क्या होता है कि बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में घुसता है, हमारे शरीर में ये जो बैक्टीरिया है ना, जो हम स्टेफाइलोकोकस के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए कहानी क्या है ना, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अपने शरीर को गब्बर सिंह मान ले रहे हैं और ये फोकस कर रहे हैं कि हमें विलन समझ के बहुत सारे लोग हमारे ऊपर अटैक करते हैं, है ना। तो ये चीज होती है। अगर मैं कहूं बैक्टीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में घुसता है ना, तो हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म यानी गब्बर सिंह के चेले भी तो काम करेंगे ना, तो हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है उस बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। कैसे ये लड़ाई होती है और कैसे हमारे बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है, ये डिफेंस सिस्टम के जो मशीनरी है हमारे शरीर के, वो कैसे आ करके इस बैक्टीरिया को, खास तौर पर जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, इससे कैसे फाइट करता होगा। आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि जैसे ये एक वॉरियर कह लें आप, इसने अपने शरीर पे बहुत सारे प्रोटेक्टिव, इसने इक्विपमेंट्स, बहुत सारी ऐसी चीजें पहन रखा है जिससे ये अपने आप को बचाव कर सकता हो। सेम इसी तरीके से हमारे शरीर के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए लेयरिंग होती है जो हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और माफ कीजिएगा, ये बैक्टीरिया को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है। और ये जो सोल्जर हैं जो आ रहे हैं, वो इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए आ रहे हैं। हमारे बॉडी के WBC के जो कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, इन सभी की जो कहानी है उसको आप रिकॉल करें। मैं इंटरेस्ट जगाने के साथ ही साथ पूरी तरीके से मोटिव ये है कि हम समझ सकें बैक्टीरिया हमारे शरीर में कैसे इन्फेक्शन कॉज करने में सफल हो पाता है। तो ये बैक्टीरिया के शरीर का जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जैसे उसके कैप्सूल की लेयरिंग, उसके सेल वॉल के स्ट्रक्चर के तमाम ऐसे फैक्टर्स जो उसको जीने में मदद करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जो हमारा आज का बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस, वो बेसिकली इस तरीके से ग्रेप्स के जैसा एक्यूमुलेशन रखता है। उसकी जो बैक्टीरियल कॉलोनी होती है वो इस तरीके से ग्रुप्स में पाई जाती है। यह बैक्टीरिया कई मामलों में अपने प्रेजेंस की वजह से इन्फेक्शन कॉज करता है। कई मामलों में ऐसा होगा कि इसकी प्रेजेंस की वजह से हमें नुकसान पहुंचेगा, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि ये बैक्टीरिया अपने भीतर से टॉक्सिन्स रिलीज करेगा। जैसे आप देख रहे हैं
यूक्रेन रशिया वार में कई बार ड्रोन्स का इस्तेमाल होते हुए, ड्रोन्स होते क्या हैं? रशिया अपने वहां से या यूक्रेन अपने वहां से ड्रोन्स को भेजते हैं और उसके द्वारा एक दूसरे के टेरिटरी में नुकसान पहुंचाते हैं। वहां पर फिजिकली कोई वॉरियर नहीं पहुंचता, रिमोट से ही हम इस तरीके से ऑपरेट करते हैं कि जो ड्रोन होता है वो बिना किसी पर्सन के ही रिमोटली ऑपरेट करके नुकसान पहुंचाता। कुछ इस तरीके से होते हैं ना ड्रोन्स। ऐसे ही ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये अपने भीतर से टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं दोस्तों? टॉक्सिन्स। और ये बिना उसके प्रेजेंस के सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच करके हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे? उन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। तो हमारे पास है ग्राम पॉजिटिव कोकाई, और ये जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो स्टेफाइलोकोकस होता है, जो ग्रेप्स के जैसा अपना क्लस्टर रखता है। इसमें मोर देन 30 स्पीसीज इस जीनस के भीतर रखी गई हैं। सभी के सभी पैथोजेनिक नहीं होते हैं। इसमें पैथोजेनिक के तहत हमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस, स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफिटिकस के बारे में पढ़ना होता है। तो ये जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एपिडर्माइडिस और सैप्रोफिटिकस के जो एग्जाम्पल्स हैं इन्हीं पर हम बात करेंगे, और मैक्सिमम जो हमारा फोकस होगा वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पर होगा। तो चलते हैं, बात करते हैं थोड़ी सी इसके क्लिनिकल अप्रोच को लेकर के। सामान्य तौर पर माइक्रोबायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो क्लिनिकल अप्रोच गायब हो जाता है। मैं इससे अलग आपके सामने उस अप्रोच को रखना चाहूंगा। कल्पना करें ये जो बैक्टीरिया है जब हमारे शरीर के स्किन को इन्वॉल्व करती है तो स्टेफाइलोकोकस या ग्राम पॉजिटिव कोकाई वाले बैक्टीरिया ही मोर और लेस, अगर हम आपसे कहें दोस्तों, तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई ही मैक्सिमम हमारे शरीर में एब्सेस या बॉयल्स, सेलुलाइटिस या फिर इम्पेटिगो फॉलिकुलाइटिस जैसी समस्याओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो डर्मा का पार्ट है। नहीं, ये पार्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। इसमें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे इम्पेटिगो क्या होता है, फॉलिकुलाइटिस क्या होता है, सेलुलाइटिस क्या होता है, एब्सेस क्या होता है। इसके बारे में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये बैक्टीरिया वहां तक पहुंचती कैसे है, उन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। आप गर्मी के दिनों में देखते होंगे बच्चे गांव में जाते हैं अपने ननिहाल ददिहाल में, और वहां पर स्किन पर बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। वो स्किन पर जो गर्मियों के दिनों में लगने वाले इन्फेक्शन होते हैं वो स्टेफाइलोकोकाई के ही होते हैं। अगर आप देखें तो स्टेफाइलोकोकस के जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ग्रो करने के लिए सॉल्टी इन्वायरमेंट चाहिए। गर्मी में बच्चे जब खेलते हैं तो उनके शरीर पर सॉल्ट, पसीने की वजह से सॉल्ट की लेयरिंग हो जाती है, जिस पर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर जाता है, और इसकी वजह से वहां पर फॉलिकुलाइटिस, कार्बंकल्स, बॉयल्स, इस तरीके के तमाम स्किन इन्फेक्शंस होते हैं। हम इन सारी चीजों पर आपके साथ चर्चा करेंगे। क्या हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम इससे लड़ने की कोशिश करता है? बिल्कुल लड़ने की कोशिश करता है। फिर हमारा शरीर हार कैसे जाता है, कैसे इसके अगेंस्ट फाइट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ये भी आपके दिमाग में एक सवाल होगा। तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि बैक्टीरिया यहाँ पर वायरलेंट कैसे हो गया। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बैक्टीरिया को बचाने का प्रयास करते हैं। जब ये हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम से लड़ता है तो उस समय बैक्टीरिया की संरचना में कौन से ऐसी चीजें होती हैं जो उसको बचाने का काम करती हैं। तो यहाँ पर हम डिफेंसिव फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे या प्रोटेक्टिव फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बैक्टीरिया खुद भी जब हमला करता है तो कैसे हमला करता है, कैसे वो हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हुए इन्वेड कर जाता है, हमारे शरीर में इन्फेक्शन कॉज करता है। तो इसके लिए कुछ इसके ऑफेंसिव फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ना, रशिया या यूक्रेन ड्रोन छोड़ रहे हैं, ड्रोन हमले कर रहे हैं, ऐसे ये बैक्टीरिया दूर रह करके भी हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में टॉक्सिन्स रिलीज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं। ये एंजाइम्स रिलीज करने की वजह से कई मामलों में चाहते हैं अपने हिसाब से तो क्लॉटिंग करा देते हैं, कई बार चाहते हैं तो क्लॉटिंग को डिसॉल्व करा सकते हैं। बड़ी शानदार से इनकी कहानी है। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों के बारे में हमें यहाँ पर समझने का मौका मिलता है। तो बैक्टीरिया जैसा चाहता है वैसा अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एंजाइम्स का इस्तेमाल करता है। इसके पास कई बार कोआगुलेशन के लिए इसके पास अपने तरीके होते हैं। कई बार ऐसा होता है कोआगुलेशन को डिसॉल्व करने की इसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है ताकि ये एक जगह से दूसरे जगह तक बैक्टीरिया मूव कर सके।
बड़ी ही शानदार सी कहानी होती है। हम उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जो एंजाइम्स की मदद से हम यहाँ पर होते हुए देखेंगे। ये बैक्टीरिया न सिर्फ हमारे स्किन के इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बल्कि हम स्किन के इन्फेक्शन के अलावा देखेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी ये जा सकते हैं। हमने कहा ना, हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम को ये धोखा देते हुए ऑस्टियोमाइलाइटिस, खास तौर पर छोटे बच्चों में एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये जो बच्चे खेल रहे हैं ना, यही बच्चे अगर कहीं एक्सटर्नल इंजरी हुई और यहां से बैक्टीरिया का एंटर करना और इसकी वजह से बोन तक पहुंच करके अपना इन्फेक्शन कॉज करना, खास तौर पर मेटाफाइसिस वाले जोन में। कहां के जोन में दोस्तों? मेटाफाइसिस वाले जोन में जाकर के इन्फेक्शन कॉज करना। ये चीजें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की प्रॉपर्टी देखी गई है, जिसके कारण ऑस्टियोमाइलाइटिस जैसे मामले देखने को मिलते हैं। क्या होती है बात आर्थोपेडिक्स में, उसको हम यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना करके चलने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, हम मेडिसिन में पढ़ते हैं एंडोकार्डाइटिस, तो इसमें एंडोकार्डाइटिस के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम ये देखने की कोशिश करते हैं एंडोकार्डियम कितने समय के बाद इन्वॉल्व हो रहा है, कब इन्वॉल्व हो रहा है। तो देखने वाली बात होती है एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। इस तरीके की चीजें जो हम पढ़ते हैं वो स्टेफाइलोकोकस के जीनस के मेंबर्स के द्वारा होने वाले इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। कैसे? इन सारी चीजों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, समराइज करते हैं। ये जो स्टेफाइलोकोकस होता है, ये न सिर्फ हमारे स्किन के सरफेस पर फॉलिकुलाइटिस, बॉयल्स, फ्यूरंकल्स, कार्बंकल्स, एम्पेटिगो, वुंड के इन्फेक्शन, ये सारी चीजें तो ये क्यूटेनियस इन्फेक्शन का कॉज करता ही है, ये कुछ डीप इन्फेक्शंस भी कॉज करता है, जिसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस, पेरिऑस्टियाइटिस, एंडोकार्डाइटिस जैसे एग्जांपल्स आते हैं। इसके अलावा एक्सफोलिएटिव डिजीजेस, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और स्टेफाइलोकोकल फूड इंटॉक्सिकेशंस जैसे मामले हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं कहूं तो ये जो इन्फेक्शन है, ये जो लास्ट के 3 जो इसके पैथोलॉजिकल कंडीशन इसकी वजह से डेवलप होती है, ये बेसिकली बैक्टीरिया यहां नहीं पहुंचता है, बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स ये काम करते हैं। क्या करते हैं, कैसे होता है, यही तो हमें पढ़ना होता है। तो एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन्स कैसे अपना फंक्शन दर्शाता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन्स कैसे काम करते हैं, ये सुपर एंटीजन के तरीके से काम करते हैं। क्या होता है सुपर एंटीजन, जो हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं, उन सारी चीजों को यहाँ पर एक बैकग्राउंड हम बनाने का प्रयास करेंगे। स्टेफाइलोकोकल फूड इंटॉक्सिकेशन, जो कि हीट स्टेबल एक प्री मेड टॉक्सिन्स होता है, जो कि 6 घंटे से पहले ही वॉमिटिंग, नॉजिया, लूज मोशन जैसे कंडीशंस के साथ पेशेंट की प्रेजेंटेशन को दर्शाता है। क्या होता है ये फूड इंटॉक्सिकेशंस, इन सारी चीजों पर आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो ये पूरी तरीके से स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, और खास तौर पे आज का जो हमारा टारगेट है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पर बात करने का है। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पर ये सारी की सारी चर्चाएं की जा रही हैं। ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बड़े लेवल का हमारे लिए एग्जाम्पल इस स्टडी में बनता है, और यह जानने वाली बात होनी चाहिए कि ये बैक्टीरिया इतना घातक कैसे हो गया, कैसे इतना ज्यादा ये ताकतवर हो गया। तो एक्चुअल में इसकी सेल वॉल, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जो कवरिंग होती है, जो प्रोटेक्शन की कवरिंग होती है, ये काफी हद तक इसको सुरक्षा प्रदान करती है। सेम यहाँ पर देखने वाली चीज होगी कि जो इसके सेल वॉल के स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि पेप्टिडोग्लाइकॉन, कैप्सूल, प्रोटीन ए, क्लम्पिंग फैक्टर, जो कि बाउंड कोआगुलेज होते हैं, जो क्लम्पिंग फैक्टर होते हैं, जो क्लम्पिंग बनाने में मदद करते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसके पास जरूरत पड़ने पर पूरी तरीके से मायावी दुनिया है इसकी, जहां इसको जरूरत पड़ेगा अपने चारों ओर हमारे डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके एक प्रोटेक्शन बना लेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये चाह दे तो हमारे डिफेंसिव सिस्टम का ही इस्तेमाल करके हमारे चारों ओर प्रोटेक्शन की कवरिंग अपने लिए तैयार कर सकता है। कैसे? थोड़ा सा तो पेशेंस रखिए, मैं इन सारी कहानियों को बताऊंगा। तो पेप्टिडोग्लाइकॉन हो गया, कैप्सूल हो गया, प्रोटीन ए हो गया, क्लम्पिंग फैक्टर हो गए। क्लम्पिंग फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज बाउंड कोआगुलेज। ये बाउंड कोआगुलेज क्या करते हैं? ये कुछ इस तरीके से कोआगुलेशन कैस्केड को ये एक्टिवेट कर देते हैं। मेरी बात नहीं समझे आप? थोड़ा सा कोआगुलेशन की प्रक्रिया को आप रिकॉल करें तो उसमें होता क्या है, उसमें होता तो यही है ना कि फाइब्रिन के डिपोजिशन और उसके ऊपर
प्लेटलेट्स आकर के जमा हो जाते किसी जगह पर, यही तो होता है ना, कुछ ऐसा ही तो होता है क्या, फाइब्रिन का डिपोजिशन और उसके ऊपर आकर के प्लेटलेट्स का डिपोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे साथियों, प्लेटलेट्स का डिपोजिशन यहाँ पर हो जाता है। इस तरीके की चीजें हम कोआगुलेशन के कैस्केड में देखते हैं, यही चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। क्या, जब ये बाउंड कोआगुलेज अपनी एक्टिविटीज दर्शाता है ना, तो बैक्टीरिया अपने चारों ओर फाइब्रिन के फाइबर्स का इस्तेमाल करता हो, उसके ऊपर प्लेटलेट्स आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। बैक्टीरिया के चारों ओर हमारी बॉडी ही गलती से एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने की शुरुआत कर देती है। वो क्यों हो पाता है, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ही चालाक होता है, अपने पास क्लम्पिंग फैक्टर रखता है। उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा बैक्टीरिया की एक और ताकत होती है, जहां जरूरत पड़ता है यह खुद ना पहुंच करके दूर से ही टॉक्सिन्स रिलीज करता है। कल्पना करिए ये कितना समझदार है। अगर ये खुद जाता तो संभव था कि हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम इसको मार डाले, लेकिन ये किसी रिमोट जगह पर बैठा हुआ, जहां पर हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम इसको पकड़ नहीं पा रही, वहां से बैठे बैठे टॉक्सिन्स रिलीज करके हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है, हीमोलाइसिन, आपको पता है आरबीसी को लाइसिस, उसके लाइसिस करवा देते। आरबीसी की लाइसिस होने के साथ ही साथ ल्यूकोसिडिन, इसके अलावा एंटेरोटॉक्सिन्स, अभी मैंने आपसे कहा था फूड पॉइजनिंग, ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बहुत ही खतरनाक, इसमें पर्सन शॉक में चले जाते हैं, शॉक की कंडीशन। कैसे, आप समझें कि हमारी बॉडी इतना वायलेंट, इतना खतरनाक इसको समझते हुए इस टॉक्सिन को हमारी बॉडी इसके खिलाफ अपनी तैयारी करती है कि हमारी बॉडी शॉक में चली जाती है। कैसे चाहती है, क्या क्या कंडीशन होती है, इसको धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा, आगे मैं इस पर बात करूंगा। इसके अलावा ये बॉडी कि हमारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में जो डेस्मोग्लिन होते हैं उनको ब्रेक कर सकता है। ये डेस्मोग्लिन क्या होते हैं, हमारे स्किन की जो लेयरिंग होती है उसमें प्रोटेक्शन के लिए डेस्मोग्लिन एक ग्लू के जैसा काम करते हैं, उस ग्लू को ये ब्रेक कर सकता है। इसके कारण ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एक्सफोलिएटिंग टॉक्सिन्स के रिलीज करने की वजह से ब्लिस्टर्स डेवलप हो सकते हैं। सेल के बीच में जो सीमेंटिंग एजेंट होता है डेस्मोग्लिन, उसको ये टारगेट करके तोड़ सकता है। कैसे, थोड़ी देर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। ये बैक्टीरिया कुछ खास एंजाइम्स को भी रिलीज करता है, जैसे कोआगुलेज एक्टिविटीज को दर्शाता है, जिसमें स्टेफाइलोकाइनेजेस, डीएनएजेस, फास्फेटेजेस, लाइपेजेस, फास्फोलाइपेजेस, हाइड्रोनिडेजेस। अब सोचिए यहां पर ये अपने आप को डिसॉल्व, आसपास के एनवायरनमेंट को डिसॉल्व करके आगे बढ़ने की तैयारी करता है, जबकि क्लंपिंग फैक्टर वाले में जानबूझ करके अपने आप को रुकने की कोशिश करता है। तो ये हर तरीके की तैयारी रखता है, चाहता है एक जगह पर रुकना तो रुकने की तैयारी इसके सेल वॉल की संरचना के पास है। ये अपने भीतर से एंजाइम रिलीज करके उस रुके हुए एनवायरनमेंट को तोड़ करके फिर आगे बढ़ने की भी कोशिश करना जानता है। तो ये सीरोकाइनेजेस की एक्टिविटीज, प्रोटीएजेस की एक्टिविटीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो तमाम तरीके के कोआगुलेजेस एक्टिविटीज इसके पास होते हैं। बात करते हैं इसके सेल वॉल से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स की, तो इसमें पाया जाता है कैप्सूल, जो कि फैगोसाइटोसिस होने से इसे बचाता है। कैप्सूल क्या करता है दोस्तों, इसको फैगोसाइटोसिस से बचाने का काम करता है। ये होस्ट सेल से सही तरीके से चिपक सकें इसकी कोशिश की जाती है। इसके पास होता है पेप्टिडोग्लाइकन। ये पेप्टिडोग्लाइकन जो रखता है, इसके द्वारा बॉडी में अगर कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इसके अगेंस्ट डेवलप भी हो तो उसको इनहिबिट कर सकता है। मतलब समझे या नहीं। कल्पना करें ये कहीं पहुंच गया, कहीं पहुंचा, हमारे बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, हो हल्ला मचाया कि यहाँ पर बैक्टीरिया पड़ा हुआ है। जब ये हो हल्ला मचेगा तो पीछे से डिफेंसिव सिस्टम और ज्यादा वहां रिक्रूट किए जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ पा रहे हैं। आप कल्पना करें बैक्टीरिया एक जगह पर है, उसको देखते ही हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होगा और वो पीछे से और ज्यादा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के जब सिग्नल पहुंचेंगे तो इम्यून सिस्टम के सेल्स वहां पर पहुंच सकेंगे। आप इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस में यही तो पढ़ते हैं, किस तरीके से साइटोकाइंस, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस को इनवाइट करता है। वो काम यहाँ पर रोक दिया जाता है, उस तरीके के इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को रोक दिया जाता है। पैथोलॉजी की उस चीज को आप पढ़ें जो हम इन्फ्लेमेशन में पढ़ते हैं, तो पेप्टिडोग्लाइकन की वजह से ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को डेवलप होने नहीं देता है। इसके पास होते प्रोटीन ए। ये प्रोटीन ए इसको बहरूपिया बना देता है। क्या बना देता है दोस्तों, बहरूपिया। क्या होता है ये बहरूपिया, कैसे बहरूपिया बन जाता है, उस चीज को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए थोड़ा सा मैं आपको इसको दिखाता हूं। सामान्य तौर पर जो भी हमारे
जो डिफेंस सिस्टम के मैकेनिज्म वाले सेल्स होते हैं वो अपने सरफेस पर एंटीबॉडीज को कई बार रख लेते हैं। कैसे रखते हैं, कैसे ओरिएंट करते हैं, वो भी एक बड़ा स्पेसिफिक पैटर्न हो। जैसे आप एंटीबॉडी की संरचना को देखें मेरे साथियों, तो यहाँ पर देखिए एंटीबॉडी की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। कैसे? कुछ इस तरीके से एंटीबॉडीज की संरचना होती है और इसके सरफेस पर होता है एंटीजन। इसके सरफेस पर होता है एंटीजन, और जब एंटीजन को पकड़ना होता है तो एंटीजन बाइंडिंग साइट के साथ ही ये चिपकने की कोशिश करता है, और ये एंटीबॉडीज चाहे तो अपने डिफेंस सिस्टम के सेल्स, जैसे यहाँ पर बी सेल के सरफेस पर अगर जुड़ना है तो ये अपने बी सेल के सरफेस पर एफसी पोर्शंस की मदद से चिपकता है। मतलब क्या? आप यहाँ पर देखें, जो आईजीजी एंटीबॉडीज होता है वो एफसी पोर्शन की मदद से बी सेल पर जाकर के चिपकता है। तो ये आपको ये तो जानकारी है ना, कुछ इस तरीके से संरचना बनता है। इसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ पर होती है, नीचे की ओर होता है ये एफसी पोर्शन, जिसके द्वारा ये बी सेल से जाकर के जुड़ता है। कौन? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हमारे डिफेंस सिस्टम, चाहे मास्ट सेल हो, बेसोफिल्स हो या बी सेल हो, उस पर चिपकने के लिए एफसी पोर्शन की मदद से ही जुड़ता है। इस तरीके से ये डिफेंस सिस्टम से जुड़ने का तरीका बड़ा स्पेशल होता है। क्या हो अगर बैक्टीरिया भी इसी तरीके से एंटीबॉडीज को अपने सरफेस पर बुला करके चकमा दे दे? मतलब क्या कि ये जो बैक्टीरिया होती है ये वैसे ही एंटीबॉडीज को अपने सरफेस पर चिपकाने लगती है जैसे हमारे बॉडी के अपने डिफेंस सिस्टम वाले सेल अपने सरफेस पर बुलाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो डिफेंस सिस्टम होते हैं वो समझते हैं कि ये भी बी सेल जैसा ही होगा या न्यूट्रोफिल जैसा ही होगा या बेसोफिल जैसा होगा, क्योंकि इसके ऊपर अपने एंटीबॉडीज को, हमारे एंटीबॉडीज को चिपकाने की टेंडेंसी वैसी होती है जैसे हमारे बी सेल या मास्ट सेल अपने सरफेस पर चिपकाते हैं, वैसे ही ये उसी तरीके से एंटीबॉडीज को अपने सरफेस पर चिपकाने लगता है। जहां इसे चिपकाना मींस हमारे डिफेंस सिस्टम को एंटीजन बाइंडिंग साइट की मदद से चिपकाना चाहिए था, जिससे इसकी पहचान क्लियर होती, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता, वो चीज यहाँ पर नहीं हो पाती है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आप समझ पा रहे हैं। तो ये एफसी मोइटी ऑफ आईजीजी की मदद से चिपकता है, जिसके कारण एंटी ऑप्सोमिन यानी ये जो एंटी फाइगोसिटिक इफेक्ट, सामान्य तौर पर क्या होता है ना दोस्तों, देखिए जब किसी भी बैक्टीरिया की पहचान करनी होती है तो एंटीजन, इसके सरफेस पर जो एंटीजन पाए जाते हैं उसको पकड़ने के लिए एंटीबॉडीज कुछ इस तरीके से पहुंचता है। एंटीबॉडीज इस तरीके से पहुंचता है जिसके कारण इसका ऑप्सोनाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? इसकी पहचान फिक्स हो जाती है। इसकी पहचान फिक्स हो जाती है, जो ही ये चिपकता है ना, तुरंत इसके सरफेस पर जैसे जैसे आईजीजी जाके चिपकते हैं अपने एंटीजन बाइंडिंग साइट के साथ, इसकी पहचान रिवील हो जाती है। सबको ये बात पता चल जाती है कि बाहरी कोई चीज है जिस पर हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम जाके चिपका हुआ है, लेकिन ये धोखा देता है, ये वैसे ना चिपक के उल्टा चिपकता है, जिसके कारण हमारे डिफेंस सिस्टम जैसा फील होने लगता है, जिसके कारण इसकी पहचान अब छुप जाती है। हमारे जो मैक्रोफेजेस इसे खा सकते थे वो भी इसे नहीं खाते हैं। इस पर हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजी में, हम आपको ये चीज समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट की मदद से एंटीबॉडी जब चिपकता है तो फिर जाकर के अपने डिफेंस सिस्टम को ले जाकर के इसे पहुंचा देता है और उसके बाद इसको इनगल्फ करके खा लिया जाता है। ऐसा ना होने के लिए, इससे बचने के लिए क्या होता है, ये कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स रखता है जो इसके पास प्रोटीन ए के तौर पर होता है। ये जहां जरूरत पड़ती है अपने सरफेस पर कुछ ऐसे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज रखता है जिसकी मदद से अपने चारों ओर प्रोटेक्शन की एक लेयर बना सकता है फाइब्रिन और प्लेटलेट्स की मदद से। आप देखें ये क्लंप बनाने में क्लंपिंग करा देता है फाइब्रिन का ये जो फाइबर्स होते हैं, और उसके ऊपर जा करके यहाँ प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरीके से ये पूरी तरीके से इसके चारों ओर एक लेयर बना करके उसको प्रोटेक्शन दे देते हैं। तो सेल वॉल पर इतने सारे प्रोटेक्शन के तरीके और चकमा देने के, बेवकूफ बनाने की कोशिश इसके पास देखी जाती है। कैसे हमारे डिफेंस सिस्टम को बेवकूफ बना ले जाता है, वो सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। इतना ही नहीं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन्स में ये हेमोलाइसिन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा टाइप्स के कुछ हेमोलाइसिन्स होते हैं, उनको ये रिलीज करता है, जिसके द्वारा ये हेमोलिसिस करा देता है, आरबीसी के स्ट्रक्चर को तोड़ फोड़ देता है अपने टॉक्सिन्स की मदद से। इसके अलावा ये ल्यूकोसिडिन
रिलीज करता है, ये WBC को किल कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? WBCs को किल कर सकते हैं। WBC की संरचना में होल बना देते हैं, जिसके कारण ये जो ल्यूकोसिडिन जो रिलीज किया जाता है, इसके द्वारा ये हमारे ही प्रोटेक्टिव जो बॉडी के इम्यून सेल्स होते हैं उनको डैमेज कर देता है। तो RBC को भी मारता है, WBC को भी मारता है। इतना ही नहीं, ये एंटेरोटॉक्सिन्स रिलीज करने की कैपेबिलिटी रखता है, जो कि एंटेरोटॉक्सिन्स हमारे बॉडी में नॉजिया की टेंडेंसी, वॉमिटिंग की टेंडेंसी, लूज मोशन के मामले देखने के लिए ऐसी कंडीशंस आ जाती है। फिर TSST जो टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन होता है ना, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, ये एक्चुअल में ये सामान्य तौर पर फीवर, स्किन पर रैशेस, डायरिया, कंजंक्टिविटिस और बहुत सारी चीजों के साथ शॉक की कंडीशन डेवलप कर सकता है। इसलिए यहां पर इसके नाम में जोड़ा गया है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। ये इसकी कंडीशन होती है। ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन ये एक सुपर एंटीजन होता है, जिसकी प्रोसेसिंग इतनी फास्ट होती है कि हमारे शरीर में बौखला जाता है कि इतना खतरनाक हमारे शरीर में बैक्टीरिया आया हुआ है और उसके खिलाफ हमारी बॉडी बहुत तेजी से तैयारी शुरू कर देती है। फिर हम बात करें एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन्स। मैंने आपको बताया कि ये हमारे स्किन के बैरियर को डैमेज करता है। ये टॉक्सिन इस तरीके के जो रिलीज किए जाते हैं, इसके द्वारा हमारे इंट्रासेलुलर ब्रिजेस, जो कि स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम जो लेयर होती है हमारी स्किन की, एपिडर्मिस की जो लेयर होती है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, जो कि डेस्मोग्लिन की मदद से चिपके हुए रहते हैं, सेल्स जो होते हैं ना एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं, वो सारे ब्रेक हो जाते हैं। इसके कारण सेपरेशन हो जाता है अंडरलाइंग टिश्यू का, जिसके कारण ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स होने की बात देखी जाती है। एक्सफोलिएशन डिजीज ऑफ स्किन के मामले हमारे शरीर में देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ खास चीजें होती हैं जो टॉक्सिन्स की वजह से होती हैं। यहां पर देखें तो कुछ ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स को रिलीज करता है, जिसमें हम फ्री कोआगुलेज की बात करेंगे, स्टेफाइलोकाइनेजेस, हाइड्रोडेजेस, डीएनेजेस, लाइपेजेस, फॉस्फोलाइपेजेस और प्रोटीजेस की बात हम यहाँ पर देखने को पाते हैं। देखा जाए तो ये जो फ्री कोआगुलेजेस होते हैं, ये क्या करते हैं? ये भी वही मैंने आपसे कहा ना, जैसे बाउंड कोआगुलेज इसके सरफेस पर पाया जाता है, मैंने अभी आपको दिखाया था। यहाँ पर क्या होते हैं? सेल वॉल की संरचना में, एक तो सेल वॉल की संरचना में आपको कोआगुलेज एक्टिविटीज इसके सेल के सरफेस पर पाई जाते हुए देखने को मिल जाएगी। सेल के सरफेस यानी सेल वॉल के पास एक बाउंड कोआगुलेज एक्टिविटीज हमें देखने को मिल जाएगी। सेल वॉल एसोसिएटेड यहां पर हमें एक्टिविटीज देखने को मिल जाएगी। वहीं पर हम क्या देखते हैं? बाउंड कोआगुलेज के अगेंस्ट हम फ्री कोआगुलेज एक्टिविटीज भी देखते हैं। फ्री कोआगुलेज जो होता है ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है। तो इसके कारण क्या होगा? फाइब्रिन में बदल करके ये फाइब्रिन के जो फाइबर्स होते हैं वो वहां पर वायरस के ही चारों ओर एक प्रोटेक्शन की लेयर तैयार कर देंगे। वायरस को कोई मारने आएगा तो वायरस नहीं, बैक्टीरिया कहें तो बैक्टीरिया को कोई मारने आएगा तो मार नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके चारों ओर इन्होंने ही कवरिंग बना दी। उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से स्टेफाइलोकाइनेजेस ये क्या करते हैं? जरूरत पड़ने पर जब इस वायरस को सही एनवायरनमेंट मिलता है, जब सही समय आता है, तो फाइब्रिन के क्लॉट्स को तोड़ करके ये बाहर एक्सपैंड करने के लिए शरीर के भीतर सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसमें ये एंजाइम मदद करता है। इतना ही नहीं, हाइड्रोनिडेजेस ये क्या होते हैं? ये हाइड्रोलाइज कर देते हैं कुछ खास तरीके के जो कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन्स होते हैं। तो इसके द्वारा भी ये एक जगह से दूसरी जगह तक और बेहतर तरीके से पेनिट्रेट करके पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, डीएनएजेस, लाइपेजेस, फॉस्फोलाइपेजेस एंड प्रोटीजेस की एक्टिविटीज, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के द्वारा ही अपने आप को बहुत ही ज्यादा घातक हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपकी जानकारी में आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी बात को लेकर के आगे बढ़ेंगे और इस सारी चीजों को थोड़ा और डिटेल में, विस्तार में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बैक्टीरिया किस तरीके से हमारे स्किन पर, हमारे सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट पर हमें नुकसान पहुंचाता है। तो सिक्वेंशियल ऑर्डर में अगर हम किसी लेक्चर को देखते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें समझ में आती हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये पान सिंह तोमर के जैसा मिमिकिंग करता है। जैसे पुलिस वाले हमें बचाते हैं, पान सिंह तोमर में आपने देखा और डाकू ही पुलिस का ड्रेस पहन करके लोगों को चकमा देते हैं। उसी तरीके से ये बैक्टीरिया भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही कुछ तरीके अपना करके हमें चकमा देते हुए नुकसान पहुंचाता है। कैसे? हम अगले लेक्चर में आपके साथ इस बात पर चर्चा करेंगे।